गुड मॉर्निंग। ये है मोशन चैप्टर। इसमें तुमको स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पता होनी चाहिए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाता है अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दो ब्रांचेस है, या काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स कह लो। काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि मोशन कैसे हो रहा है, वास्तु के इक्वेशन पढ़ते हैं। स्टैटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिक्स में या डायनामिक्स में, दोनों एक ही नाम है, स्टैटिक्स या डायनामिक्स। उसमें हम पढ़ते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है, फोर्स इज द रीजन ऑफ मोशन, तो फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। मोमेंटम, इम्पल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि न्यूटन्स लॉ, वो स्टैटिक्स होता है। और मोशन के इक्वेशन वो काइनेमेटिक्स होता है। अब रेस्ट और मोशन पता रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब अपन बोलेंगे वो रेस्ट पे है। तुम ट्रेन में हो, ट्रेन चल रही है, क्या तुम रेस्ट पर हो? हाँ, तुम रेस्ट पर हो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और तुम मोशन में हो विथ रिस्पेक्ट टू समवन हु इज आउटसाइड द ट्रेन। तो रेस्ट एंड मोशन ये दोनों रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव, लोगों के रिलेशन में, लोगों के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तुम ट्रेन में हो और तुम्हारे बाजू में आके भेड़ वाली मौसी उभी है, तो भेड़ वाली मौसी की तरफ जा नहीं रही, और तुम छोटे बच्चे करके वो उधर से हाल भी नहीं रहे, वो मानने को देख रहे कि खाओ, भेड़ खाओ, गर्मा गर्म भेड़, 10 रुपए की भेड़। वो हरीश नहीं रही, वो तुमको देख रही है, तुम फोन देखने की कोशिश कर रहे। ठीक, कि पकड़ना ले, आई कांटेक्ट होगा, फिर हाल 10 रुपए की भीड़ लेनी पड़ेंगी। तो उसको बोलते हैं कि तुम रेस्ट में हो। ठीक है, और वो चले जाए, अच्छा, चलती ट्रेन में भी वो चले जाए, दूर चले जाए तुमसे, तो तुम मोशन में आ जाओगे। बोला। फिर स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीड थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छा है। लाइट की तो ध्यान रहती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। साउंड की दोनों वैल्यू ध्यान रखनी, 332 और 343। ठीक है, 333 या 343, 7 का क्यूब है वो ध्यान रख लो, 343। जेट एरोप्लेन का जनरली ध्यान रखा करो, जेट एरोप्लेन 500 मीटर पर सेकेंड, आधा किलोमीटर 1 सेकंड में, या 1 किलोमीटर 2 सेकंड में, ऐसा स्पीड रहता है जेट एरोप्लेन का। और चीता रहता है 27 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी, what is the average of velocity। लेकिन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, इधर ब्रैकेट में लिखा है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, तो फिर एवरेज वेलोसिटी को तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ले सकते हो। नहीं तो देखो, बराबर ये बुक में तो अच्छे से दिया है कि अगर दो ही वेलोसिटीज है और तुमको उन दोनों ही वेलोसिटीज में वापस से ये निकालने का है, क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो तुम फर्स्ट वेलोसिटी और सेकंड लास्ट वेलोसिटी का एवरेज ले लो, फर्स्ट वेलोसिटी प्लस लास्ट वेलोसिटी अपॉन 2। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है समझता है ना, एक जैसी वेलोसिटी जब रहती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जब बदलती रहती है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी बदल रही है, क्यों बदल सकती है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, नहीं तो डायरेक्शन बदल रही है, नहीं तो दोनों बदल रहा है। एक्सेलरेशन सबको समझता है, 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से बदल रही है, पॉजिटिवली बदल रही है तो एक्सेलरेशन, निगेटिवली बदल रही है तो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ये हो गया। अब एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है, और जीरो एक्सेलरेशन भी है। जब जीरो एक्सेलरेशन था तब हम सेवेंथ में थे, तब हमारे सिलेबस में बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। फिर जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में थे, वास्तु v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस इज इक्वल टू यू प्लस वी ब्रैकेट में अपॉन 2 इंटू टी, फिर एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 5 इक्वेशन थे, हमेशा दिमाग में रहते ही होंगे, भूले तो नहीं जाते हो ना, हमेशा दिमाग में रहने ही चाहिए। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया तब हमको फिर कैलकुलस यूज करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा थोड़ा सा इंटीग्रेशन। एंड आई होप सो कि तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ बदल रहा है। उधर ऐसा दिया रहता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3t² - 2t,
मतलब टी टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो ए इज इक्वल टू 3t² - 2t। ए की भी वैल्यू टाइम के साथ में, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे तुम्हारे सिलेबस में यू हैव फंक्शंस इन एक्स, कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x² - 5x + 6। यू हैव फंक्शंस ऑफ एक्स की वैल्यू बदली तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू बदलेगी। तो वैसे ए इज इक्वल टू 3t² - 2t, इसमें टाइम की वैल्यू जैसे जैसे, टाइम तो रुकने नहीं वाला, टाइम तो चलते रहने वाला है, तो टाइम की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी एक्सेलरेशन बदलेगा। फिर तुमने ऐसे क्वेश्चन करे तो है ना, उसमें वेलोसिटी निकालनी है। अगर एक्सेलरेशन दिया है 3t² - 2t और उससे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है उसको, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² - 2t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर वेलोसिटी दी होती 3t² - 2t और एक्सेलरेशन निकालना था तो और डिफरेंशिएट मार देते थे उसको। याद है ना तुमको थोड़ा बेसिक्स? ठीक है। भला फिर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एकदम स्लोप कांस्टेंट, एक स्पीड should be कांस्टेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको स्पीड देता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और अगर उसका स्लोप नॉन कांस्टेंट रहा मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, गाड़ी फास्ट 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 इवेंचुअली और फास्ट हो रही होगी। इक्वेशन ऑफ मोशन हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे, अन्यथा नहीं। और ये वाला जो लास्ट एक डेरिवेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, तुमको याद है ना ये क्या है, कि अगर फ्री फॉल एक ऑब्जेक्ट को बहुत ऊंचाई से जाके जस्ट छोड़ दिया, और दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तुमको पूछा जाता है कि बताओ ऑब्जेक्ट शुरू से 4 सेकंड में कितना चला, 4 सेकंड में। और दूसरा पूछते हैं कि बताओ ऑब्जेक्ट शुरू से जब छोड़ा था तो 3 सेकंड तक का छोड़ दो, चौथे सेकंड में कितना चला। जब 3 सेकंड कंप्लीट हो गए, 2.99 के बाद 3.00 टाइमर पे कंप्लीट हो गया, 3 सेकंड कंप्लीट हो गए और चौथा सेकंड चालू हुआ। चौथा सेकंड कहाँ से चालू होता है? 3.01 से। 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, ये चौथा सेकंड कंप्लीट हुआ। 3.01 से 4.00 तक चौथा सेकंड कंप्लीट होता, अगर चौथे सेकंड में बॉडी कितना चली, nth सेकंड में बॉडी कितना चली, ये निकालना है। और दैट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन शुड बी यूनिफॉर्म। तो u+a/2 × 2n - 1। अब अगर एग्जाम में भूल गए, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो फिर फॉर्मूला ध्यान में तो कैसे निकालने का? अरे सोपा है। तुमको पूछा, तुमको उन्होंने पूछा कि बताओ ऑब्जेक्ट चौथे सेकंड में कितना चला, शुरू से 4 सेकंड का मत बताओ बोले, वो बोले चौथे सेकंड में कितना चला, तो तुम निकाल लो कि शुरू से 4 सेकंड में कितना चला और शुरू से 3 सेकंड में कितना चला, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो बस मिल जाएगा कि चौथे सेकंड में कितना चला। समझा क्या? nth सेकंड का फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर तुमको डिराइव करना रहा nth सेकंड का फॉर्मूला, तो यहाँ पर ये जो s = ut+12t² है, उसमें t के जगह n डालना, जिस सेकंड पे तुम्हें निकालना है, जिस जिसवे सेकंड में निकालना है कि इतवे सेकंड में कितना चला, उस n की वैल्यू रखना और माइनस कर देना n-1, प्रीवियस सेकंड तक का डिस्टेंस। जिस सेकंड में चला कितना चला वो तुम्हें निकालना है, उस सेकंड की वैल्यू रख देना s = ut+12t² में, तो तुम्हारे पास आएगा कि वो शुरू से उस सेकंड तक कितना चला। फिर s = ut+12t² में ही प्रीवियस सेकंड की वैल्यू रख देना, तुम्हारे पास आ जाएगा वो शुरू से उसवें सेकंड तक कितना चला। और तुम्हारे वाले सेकंड से सेकंड तक कितना चला माइनस पहले वाले सेकंड तक कितना चला, ये अगर कर लिया तो तुम्हारे वाले सेकंड में ही कितना चला उतना तुमको मिल जाएगा। ठीक है। फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, वो बस मॉडिफाइड इक्वेशन है, बाकी कुछ ऐसे मैंने तुमको कभी भी बोला है कि ये ऐसे 5 डिग्री याद नहीं रखने का, यानी और 5 डिग्री ये भी ध्यान नहीं रखने का। मैंने तुमको बस कोऑर्डिनेट्स हमेशा ध्यान रखने बोला है। तुम लोग उसमें ऑलमोस्ट परफेक्ट हो, तुम बस गड़बड़ कभी कभी इसमें कर देते हो कि एक आधे बिल्डिंग पे से बच्चा सुसाइड कर रहा है मान लो, तो तुम उसका डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव ही ले लेते, 50 मीटर की बिल्डिंग है तो तुम एस के लिए 50 रखते, तो -50 रखनी चाहिए, क्यों नीचे जा रहा है बच्चा ऊपर से नीचे, तो -50 लेनी चाहिए। ठीक है, वो तुम थोड़ा गड़बड़ कर देते, तो हमेशा ध्यान रखना ऑब्जेक्ट इनिशियल की तरह फाइनल की तरह साइन का ध्यान रखना, बस ऊपर जा रहा पॉजिटिव नीचे आ रहा नेगेटिव, दैट्स इट। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स की अगर बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको स्पीड देता है, स्लोप यूनिफॉर्म, स्पीड यूनिफॉर्म, स्लोप चेंजिंग, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म। फिर स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, इधर स्पीड टाइम ग्राफ है, शांत पड़ा है कांस्टेंट स्पीड, इस लाइन का स्लोप कितना रहता है? 0। तो एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड 0, स्पीड है ना,
एक सेकंड पे स्पीड इतनी, 2 सेकंड पे स्पीड इतनी, तो स्पीड दिखा रहा है, 3 सेकंड में उतनी स्पीड है, 4 सेकंड में उतनी स्पीड है जितनी पहले थी, कांस्टेंट स्पीड है, तो एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर ये उठ जाता तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर तुमको दो तरीके हैं स्लोप निकालने के, y इज इक्वल m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या तो ट्रिग्नोमेट्री से y इज m इज इक्वल टू tan थीटा, ये जो भी थीटा रहेगा वो, ठीक है। फिर नीचे आ रहा है तो रिटार्डेशन, आंगड़ा तिंगड़ा पांगड़ा बिंगड़ा हो रहा तो वो कैलकुलस फिर उधर। ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, ठीक है। और स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल के क्या बता सकते हो तुम, डिस्टेंस बता सकते हो फिर, ट्रेपेजियम वगैरह जो भी बनता है वो निकालना। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो तुम अभी 10वीं के बच्चे हो, थोड़ा सा तुमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ के रखा है, तो देखो भैया, तुमको वो क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा इधर अपन ओरल बताऊंगा मैं, प्लीज ध्यान से सुनना। मान लो ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है, क्या तुम बच्चे देख सकते हो कि टाइम 1 सेकंड पे स्पीड इतनी थी, 2 सेकंड पे स्पीड चेंज हो गई, 3 सेकंड पे स्पीड चेंज हो रही, स्पीड चेंज हो रही है। अब ये ग्राफ में जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है स्पीड चेंज हो रही है। एक पहले वाला ग्राफ है ये वाला, इसमें 1 सेकंड पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हुई, दो पे चेंज हुई 10 मीटर पर सेकंड, तीन पे चेंज हुई 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन स्पीड में जो चेंज हो रहा था वो हर बार कितने का था, 5 5 5 5 था, सेम सेम चेंज हो रहा था, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, स्पीड चेंज हो रही थी, लेकिन चेंजिंग जो स्पीड में जो चेंज आ रहा था वो भी यूनिफॉर्म था, एक जैसा चेंज आ रहा था। इस वाले ग्राफ में स्पीड में चेंज हो रहा है, वो तो दिख रहा है कि टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही। पहले 1 सेकंड पे स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4 मीटर पर सेकंड थी, फिर 7 मीटर पर सेकंड थी। पहले ए, एक से दो गई, एक का बदलाव, 2 से 4 गई, दो का बदलाव, 4 से 7 गई, तीन का बदलाव, स्पीड चेंज हो रही है। उसमें जो चेंज आ रहा है वो भी चेंज हो रहा है, चेंज इन स्पीड जो है वो भी चेंज ही हो रहा है। पहले 1 से 2 गई स्पीड तो 1 से चेंज हुई थी, फिर 2 से 4 गई, 2 से चेंज हो गई, फिर 4 से 7 गई, 3 से चेंज हुई, अब तुमको लग रहा हो अब 4 से चेंज होगी, 7 से 11 होगी, पर 7 से 12 हो गई। तो कोई तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, स्मूथ ग्राफ है, कोई ना कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो तुमको जो है भैया ये ग्राफ जो है दिए वाला रहेगा। अब मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए इधर लिखता हूँ मैं कि स्पीड तुमको टाइम का फंक्शन बना के दिए वाला होगा। अभी अपवर्ड गोइंग पैराबोला है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 3t² माइनस 2t। मैं इसमें कांस्टेंट टर्म क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर मैंने कांस्टेंट टर्म 4 लिख दिया, तुमको ये पता है ना ये वाई इंटरसेप्ट रहता, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वाई एक्सिस को फिर 4 पे कट मारना चाहिए, 0,4 पे, समझ रहे हैं। लेकिन हमारा वाला ग्राफ ओरिजिन पे मार रहा है ना, 0,0 पे, इसलिए मैंने ये पीछे वाला 4 में इधर लिखूंगा। ठीक है, ये मान लो हमारे स्पीड का फंक्शन आपको देख रखा है कि बेड टाइम के साथ ऐसा ऐसा हो रहा। अब इसमें से तुमको दो चीजें निकालते आनी चाहिए, एक है एक्सेलरेशन, एक है डिस्टेंस। अगर स्पीड दी हुई है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करने का, डिफरेंशिएशन, ds/dt, एक्सेलरेशन उससे आएगा। और अगर स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करने का, डिस्टेंस को इंटीग्रेशन ऑफ s/dt। समझा, करके देखते हैं अपन, सारे बच्चे देखो, अपन बस सिंपली डिफरेंशिएट करना है, ये अपना फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3t² माइनस 2t/dt, 3t² को डिफरेंशिएट कर पाओगे, जो 3t² के टकले पे 2 है, वो 2 नीचे आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6t, और उसके टकले की एक पावर कम हो जाएगी, t² था तो बस t रहेगा अभी, माइनस, इधर 2t है, 2t मतलब 2t, t के टकले पे 1, 1 2 जा 2, और टी की पावर 0, खत्म हो गया वो। तो ये तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं आया अभी इस क्वेश्चन में। और अगर अपने को डिस्टेंस निकालना रहे, अब हाँ तुमको बोलेंगे फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अभी तो तुमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब तुम निकाल सकते हो ना 6 × 3 - 2, 3 सेकेंड पे का एक्सेलरेशन कितना है, 18 - 2, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड, निकाल पाओगे ना। और मान लो उन्होंने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स, नॉट द थर्ड सेकेंड, उन्होंने बोला शुरू से बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स,
तो फिर तुमने ये लिया, यहाँ पे चेपा 3t² - 2t डी 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 टी, वो अलग अलग इंटीग्रल होंगे, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। तो तुमको याद है कैसे करना रहता है, कांस्टेंट टर्म 3 तो 3 रहेगा। अब जो t² है उसकी एक पावर बढ़ा रही है, उससे डिवाइड करने का, t² है +1 किया तो t³ डिवाइड बाय 3 भला। आणि उसके बाद में मुझे बताओ, ये 2t तो बाहर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, t का क्या होगा, t²/2, ऐसा ऐसा होगा भला। आणि इसको मैं, मुझे 0 से 3 सेकंड तक निकालना है, तो इधर लिमिट लगा दी 0 से 3, 0 से 3। समझ में आ रही मेरी बात तुमको? ठीक है। अब अंदर फॉर्मूला रखो, जीरो तो वैसे भी कुछ रहेगा नहीं, तो सॉल्विंग करते टाइम क्या होगा, 3 × t⁵/3, 3 का क्यूब/3, 27/3, -0 का क्यूब/3, -2 टाइम्स t² / 2, तो 3 का स्क्वायर/2 -0 का स्क्वायर/2, इतना सॉल्व करने का है और मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये 0/3 हटा दो, 3 3 ये 27 बचा है, माइनस ये इधर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 2 ऐसे ही कट जाएगा, -9, 18 मीटर। तो 0 सेकंड से लेके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पूरा होने तक हमारा ऑब्जेक्ट कितना चल लिया था, 18 18 मीटर चल लिया था। दिस इज एरिया अंडर द कर्व, 3 सेकंड तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकंड, नॉट द थर्ड सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शुरू का 3 सेकंड, इसलिए तो लिमिट हमने 0 से 3 तक की लगाई। ठीक है। अगर हमको बोलते थे कि बताओ बस थर्ड सेकंड में कितना चला, उतना बताओ हमको, सिर्फ थर्ड सेकंड में, तो हम क्या करते थे फिर, 2 सेकंड में कितना चला, -3 सेकंड में कितना चला, तो हम लिमिट जो है 0 से 3 की लगाने बजाय 2 से 3 लगा देते थे। उधर नीचे 0 से 3, 0 से 3 लिमिट लगाई थी ना, वो 2 से 3, 2 से 3 लगा देता था, कि सेकंड सेकंड खत्म होने के बाद से बस थर्ड सेकंड तक कितना चला। बात समझ आ रही है क्या मेरी तुमको? ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे है ना पहले, अलग मास्टर के वीडियो करे ना 117, उसमें ही आ जाते हैं ये। ठीक है। बस मैंने इसलिए थोड़ा ठहर के लिया कि अंडरस्टैंडिंग आ जाए। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, तुम 10वीं के बच्चे हो, तुम्हारे लेवल पे, अब तुम जब 11वीं में 6 महीने हो जाएंगे, फिर तुमको बहुत ऐसे लगेगा, अरे यार ये कितना सोपा सोपा रहता था, 10वीं में कुछ हार्ड लगता था, फिर तो ये बहुत सोपा है। 10वीं में बस पहली पहली बार मिल रहा है तुमको इस देखने, तो ऐसा लगता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो दिमाग को थोड़ा कंटाला देता है, कष्ट देता है। अब ये ग्राफ एग्जाम में कैसे आता, एग्जाम में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जनरली तुम बच्चों के सिलेबस में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, तुम्हारे सिलेबस में कांस्टेंट रहता है। तो तुम्हारे सिलेबस में ग्राफ ऐसा आता, फिर खटकन दिशी डायरेक्ट जीरो हो जाता, फिर खटकन दिशी डायरेक्ट निगेटिव हो जाता, फिर खटकन दिशी डायरेक्ट जीरो हो जाता, फिर खटकन दिशी ऐसा बढ़ जाता। तुम्हारे सिलेबस में ऐसे ग्राफ रहते हैं एक्सेलरेशन टाइम के, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस। तुम बच्चों के सिलेबस में कभी भी, 10th तक के सिलेबस में कभी भी एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे नहीं आएगा, एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है। इधर भी चेंज हो रहा है, लेकिन एब्रप्ट चेंज है, डायरेक्ट खटकंदी सी जीरो हो गया, कि पहले तुमने गाड़ी छोड़ दिया, बस एक्सेलरेटर अब छोड़ दिया, अब गाड़ी जिस स्पीड पे चल रही है, तुमने एक्सेलरेशन जीरो किया ना, मतलब गाड़ी रुक ही थोड़ी, वो काले काले एरो, तुमने एक्सेलरेशन जीरो किया मतलब गाड़ी रेस्ट पे थोड़ी आएगी, उसका स्पीड भी जीरो नहीं हुआ, चेंज इन स्पीड जीरो हो गया, मतलब इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे तुम्हारे गाड़ी की स्पीड जो हो गई थी, अब उतने स्पीड से गाड़ी जा रही है, उतने सेम स्पीड से गाड़ी जा रही है। फिर मालूम नहीं क्यों तुमको गाड़ी रुकाने का मन हुआ, तो तुम एक्सेलरेशन निगेटिव में लेके चले गए, और तुमने ब्रेक ऐसा लगा दिया, और पॉइंट बी पे जो तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार हो गई, कम हो गई बहुत, उतनी ही रफ्तार से तुम चलाते रह गए, क्योंकि वापस एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, स्पीड में जो चेंज होने वाला था चेंज होनी बंद हो गई स्पीड। यानी एक्सेलरेशन जीरो जब जब होता है ना, जीरो जब जब होता है, एक बार जीरो अगले बार जीरो, एक्सेलरेशन जब जब जीरो होता है, उससे ठीक पहले बी पॉइंट पे या उससे ठीक पहले ए पॉइंट पे जो स्पीड रहती है गाड़ी की स्पीड, वो हो जाती है जब एक्सेलरेशन जीरो, जब तुमने स्पीड बदलना बंद कर दी, तो बदलना बंद करने से पहले जस्ट जो स्पीड थी, अब वही स्पीड से तुम चलोगे ना, क्योंकि अब तुमने बदलना बंद कर दी। बात समझ आ रही है तुमको? ऐसा है ये, तो थोड़ा एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ ध्यान से पढ़ने का, केयरफुली पढ़ने का। फिर एक मैं तुमको बस आगे जाने से पहले बताऊँ, याद दिलाऊं, तुमने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पढ़ा है, उससे अपन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ग्राफ ऐसा होगा तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना रहता है और नीचे का एरिया नेगेटिव लेना रहता है, याद है ना, भूलना नहीं। और ऐसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किससे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो, नोट्स में है ये लिखा के दिया हुआ है समवेयर इन।
योर नोट्स। ठीक है, बस इसमें भी अगेन वही फंदा है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेना, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेना, जब तुम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो तब। ठीक है, या चेंज इन वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो तब। अब अगला, एंगुलर वेलोसिटी थोड़ा पड़ा है क्या? हाँ, एक बार कराया था ना, तुम्हारे सबके दिमाग के ऊपर से गया था, कोई तुम लांटिक लेक्चर दिए थे ना मैंने तुमको करने को, सर्कुलर मोशन के 2 लेक्चर। तो देखो, ऐसा है कि सेंटर पॉइंट से मान लो तुम आर डिस्टेंस दूर हो, ठीक है, आणि वहां से तुम थीटा एंगल ट्रेस कर रहे हो। अभी ऐसा है, एंगुलर वेलोसिटी एक तो सबसे पहले लगती क्यों है, ठीक है, क्या काम आती है? तो मान लो दो, एक रेस लगने वाली है, रेस। ये सर्कल में अंपायर खड़ा है, अंपायर बस गोल गोल पिंक के देखेंगे, प्लेयर रेडी स्टडी गो, ऐसे गोल 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 भाग के आएंगे ना, और वहीं तक आएंगे फिनिश लाइन पे। तो अब ऐसा है बच्चों कि एक प्लेयर ए है और एक प्लेयर बी है। प्लेयर ए अंपायर काका से R मीटर दूर खड़ा है, प्लेयर बी अंपायर काका से R और R 2R मीटर दूर खड़ा है। प्लेयर ए को ये वाला सरकमफरेंस, कालू कालू सरकमफरेंस भाग के वापस आना है फिनिश लाइन पर, तब वो जीतेगा। और प्लेयर बी को नीला नीला सरकमफरेंस भाग के वापस आना है फिनिश लाइन पे, तब वो जीतेगा। ना इंसाफी किसके साथ हो रही है? बी के साथ हो रही है। सबको दिख रहा है कि ज्यादा भागना पड़ रहा है उसको, डिस्टेंस में उसको ज्यादा भागना पड़ रहा है। तो क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे उन दोनों को बोला सर्कल में ऐसा भागो, ए और बी को, तो क्या कभी वो बी जो है ए की बराबरी कर पाएगा क्या? क्या फिनिश लाइन पे वो एक साथ में पहुंच पाएगा? रियल लाइफ में कभी ऐसा होगा क्या कि अगर दोनों को बोला भागो, सेम स्पीड से भागो, सेम स्पीड से, तो क्या सेम स्पीड से अगर दोनों जन भाग रहे, ए की रफ्तार है 5 मीटर प्रति सेकंड, बी की रफ्तार है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या वो पहुंच पाएगा क्या सेम पॉइंट पे वापस से? सेम स्पीड रही तो नहीं पहुंच सकता। तो उनकी सेम क्या रहनी चाहिए? उनकी सेम एंगुलर स्पीड रहनी चाहिए। बोले तो ए वाला पोटा 2 सेकंड में जितना एंगल भाग गया ना, एंगल थीटा, थीटा एंगल भाग गया ना आगे तक, है ना, दिख रहा है क्या? थीटा एंगल भाग गया ना, उतने में बी ने भी, उतने में बी ने भी थीटा एंगल भाग के बताना है। समझ रहा है क्या तुमको? बी ने भी थीटा एंगल भाग के बताना है। क्या तुम बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा किधर होता? तुम्हारे ऊपर पंखा रखा है उसमें होता। ठीक है, तुम देखो, पंखे में कितना अनफेयर एडवांटेज रहता है। ये पंखे का एक ब्लेड मान लो, ये दूसरा ब्लेड मान लो, ये तीसरा ब्लेड मान लो, पंखे में कितना अनफेयर एडवांटेज होता। एक पॉइंट डिस्क के नजदीक है, एक पॉइंट एकदम एज पे, और दोनों को ब्लेड पूरी साथ में चलती है ना, ब्लेड टूट जाती है क्या चलते चलते? नहीं, पूरी साथ में चलती है ना, वो ब्लेड इक्वल एंगल ट्रेस कर रही होती है इक्वल टाइम में, ऐसा है। तो उस ब्लेड पे के पॉइंट्स की स्पीड सेम नहीं होती, उनकी एंगुलर स्पीड सेम होती है। वो सेम टाइम में सेम एंगल ट्रेस करते हैं, सेम टाइम में सेम एंगल। और तुम लोगों को एंगल का डेफिनेशन पता है क्या? ये दिनेश मास्टर पढ़ा है ना तुमने, ट्रिग्नोमेट्री, है ना? तो अगर ये थीटा एंगल है और ये आर रेडियस है और एल मेजर का, आर के एल मेजर का, तो बताओ थीटा को क्या लिखते हैं? L/R लिखते हैं ना? समझते हैं तुमको ये? याद है ना? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज द एंगल, ये द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये अगर करोगे तो थीटा मिलता है, वो रेडियन वाले सिस्टम में थीटा मिलता है। तो इससे ही तो आर थीटा इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये वाला आ जाता है अपने पास में प्रॉपर्टी। अब प्लीज ध्यान से सुनना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं सच्ची सच्ची तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताओ, ए वाला पोटा ये डार्क काला काला डिस्टेंस, और बी वाला पोटा ये डार्क काला काला डिस्टेंस भागा रिस्पेक्टिवली, ए से एम तक का डिस्टेंस प्रॉपर डिस्टेंस बड़ा था कि बी से एन तक का? बी से एन तक का डिस्टेंस बड़ा था, है ना? दोनों ने एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम थी, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा किसने भागा? बी ने ज्यादा डिस्टेंस भागा। बी ने कितना डिस्टेंस भागा? अब सब बच्चे मेरी हेल्प करना। एंगल है थीटा, और बी का रेडियस कितना है? 2R। तो उसने कितना, ये आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ,
तो इसको मान लो मैं 2 मिनट के लिए आर्क लेंथ को कैपिटल एल मान लेता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, रेडियस कितना है बी का, 2r, दिस विल बी इक्वल टू एंगल, एंगल कितना है, थीटा एंगल है। और ए के लिए मान लो आर्क लेंथ एल है, उसका रेडियस कितना है, उसका थीटा कितना है, थीटा, एंगल कितना है उसका, थीटा। तो मैं अभी एक स्मॉल एल और कैपिटल एल की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इससे स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी, थीटा आर, आर थीटा। और कैपिटल एल की वैल्यू कितनी होगी, 2r थीटा, बरोबर। ये स्मॉल एल और कैपिटल एल क्या है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है ना जो वो लोग भाग रहे, एक्चुअल। ए कितना भागा, स्मॉल एल भागा ना, बी कितना भागा, उतने उस टाइम में कैपिटल एल भागा ना। ये एक्चुअल डिस्टेंसेस है ना, वो जो रास्ते में भाग रहे हैं ना, कि एंगल है, अंपायर की आंखों से देखा जा रहा है वो नहीं, एक्चुअल कितना भाग रहे हैं वो आर्क के डिस्टेंसेस है ना पूरे के पूरे। तो मैं इनकी स्पीड निकालना चाहता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले ए की स्पीड निकालता हूँ और बाजू में बी की स्पीड निकालता हूँ। ए ने कितना डिस्टेंस भागा, ए ने कितना डिस्टेंस भागा, स्मॉल एल, यानी कि स्मॉल एल यानी कि आर थीटा, कितने टाइम में भागा, टी टाइम में भागा। बी ने कितना डिस्टेंस भागा, बी ने उधर 2r थीटा, कितने टाइम में भागा, सेम टाइम में भागा। बात समझ आ रही है क्या तुमको। ये थीटा अपॉन टी जो रहता है कि थीटा अपॉन टी, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। थीटा अपॉन टी को थीटा अपॉन टाइम, हाँ, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, हाउ मच एंगल डिड यू कवर इन दिस टाइम, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ आ रही है क्या। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये आ गया अपने पास में आर ओमेगा, इसकी स्पीड, ये भी जो मैंने निकाली एंगुलर स्पीड है आर ओमेगा। और इधर वाले की देखो, ये 2r थीटा अपॉन टी कितना हो गया ये, 2r ओमेगा। बात समझ आ रहा है। एक ही पॉइंट, एक ही डंडी के ऊपर दो पॉइंट है, जो सेंटर से दूर रहेगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, जो सेंटर के नजदीक रहेगा उसकी स्पीड कम रहेगी। जो जितना सेंटर के पास में आएगा, सेंटर पे जाके बैठ गया, उसको भागना पड़ रहा है क्या, नहीं, वो सेंटर पे जाके बैठ गया। अंपायर की टोपी पे एक मक्खी आके बैठ गई, ठीक है, अंपायर बिंग रहा उसके साथ वो बिंग गई, उसको तो कुछ कष्ट नहीं, वो ओरिएंटेशन बस चेंज हुआ उसका, वो तो कुछ हाली चाली नहीं। बात समझ आ रही है क्या तुमको। ऐसा कुछ रहता है ये सर्कुलर मोशन के टर्म्स। अब ये तुमको देखे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, कितना थीटा चला, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम, कितने 2 सेकंड में तुम 0 डिग्री से 30 डिग्री चल गए, वो वाला, ठीक है। और नीचे का देखे रखा है लीनियर वेलोसिटी, अगर हमको प्रॉपर वाली वेलोसिटी निकालनी रही, स्पीड वाली वेलोसिटी, तो आर ओमेगा है, ध्यान रखोगे क्या, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे है बाकी सारा। अब ये सर्कुलर मोशन दो टाइप का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबको पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से ऑब्जेक्ट चलता है, लेकिन क्योंकि हर समय उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही होती है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर तो चल रहा है लेकिन स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं है और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म नहीं, तो बहुत बसड़ बसड़। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तुमको आएगा 11वीं में, सर्कुलर मोशन नाम के चैप्टर में। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये मैंने तुमको रटा के रखा है पहले से, है ना, ये सब बच्चों ने ध्यान में रखने का है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² बाय r। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर r रेडियस, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए अगर r रेडियस के सर्कल में भाग रहा है और कितने से, v वेलोसिटी से भाग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन रहता है v² अपॉन r। और अब तुमने कुछ नए नए फॉर्मूला भी पढ़े हैं आजकल में, जैसे कि तुमने क्या पढ़ा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अगर तुम इस फॉर्मूले में वी स्क्वायर की जगह कर दो r² ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v की वैल्यू r ओमेगा है ना, तो v का स्क्वायर r² ओमेगा स्क्वायर होगा अपॉन r। तो एक एक आर आर कट कट के कितना आएगा आंसर, r ओमेगा स्क्वायर। ये भी ध्यान रखोगे दोनों, ठीक है। तुमको लिखना है कि रेडियस और वेलोसिटी में 90 डिग्री एंगल रहता है, ठीक है, लिखना हो तो लिख सकते हो तुम फॉर्मूला, फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अपने नोट्स में भी।
डन, खत्म। और ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जब चल रहा है तो उसको सेंटर से खिंचाव चाहिए रहता है हमेशा। और वो उस सेंटर के खिंचाव के चक्कर में, लेकिन उसकी ऑलरेडी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, जिसके कारण हमेशा उसकी थोड़ी 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 सही डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है। इस खिंचाव के कारण, और ऑलरेडी शुरू में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलने के कारण ही वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलते रहता है। ठीक है। इस ये जो खिंचाव है सेंटर के तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फॉर्मूला है। ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी अभी तो एक्सेलरेशन की दो वैल्यू देखी, एक क्या देखी, वी स्क्वायर बाय आर, दूसरी क्या देखी, आर ओमेगा स्क्वायर। तो प्लीज इसको ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है। इसको ध्यान रखना, भूलना मत। ये फॉर्मूला भी लिखना रखना, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा क्या रहता है, ओमेगा, ओमेगा रहता चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल कितने से बदल रहा है, 30 डिग्री का एंगल बदल लिया 2 सेकंड में, तो एंगुलर वेलोसिटी 15 डिग्री अपॉन सेकंड। ठीक है। ये लिखना है कुछ तो लिख लो। डन हो गया क्या? ये सेंट्रीपिटल, सेंटर के तरफ खींचने वाले फोर्सेस के एग्जाम्पल है, पढ़ लो एक बार। तुम में से जो नीट लेने वाले हैं ना बच्चे, और ऐसे भी एम प्रकाश के लिए भी मैं बहुत सारा नाइन्थ होमी बाबा लेवल 2 में फ्लोटेशन पढ़ाऊंगा, आर्किमिडीज वगैरह बार बार, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जिनका एपरेंट वेट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया थोड़ा कच्चा है, जल्दी दिमाग में नहीं बैठता, वो क्लास अटेंड करना रोज, है ना, नाइन्थ होमी बाबा के इधर ऐसे ही चलते रहेंगे। तुम लोग SRG वाले रोज सुबह 7 साढ़े 7 से आ जाना यहाँ पे। ये संडे को ए सेट है ना, मैं पहले उसका सिलेबस भेजता। ये पढ़ लिया। ये तो तुमको पता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसे ही सूडो फोर्स जैसा है। ये रहता नहीं है। ये ऐसा फीलिंग होता है अपने को कि कोई अपने को बाहर खींच रहा है। ब्रेक डांस में, वो जब गोल गोल मेले में ब्रेक डांस चल रहा होता है, तो उसमें वो तुमने पोट्टा देखा है ना, वो जो साइड पे खड़ा रहता है, एकदम साइड पे, है ना, और अपने फीलिंग आता है बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, ऐसे वो एक सूडो फीलिंग रहता है, वैसे कुछ रहता नहीं है। बस वो एक फीलिंग ही रहता है। फिर उसके बाद में, और लगाई। हाँ हाँ।
एक मिनट रुको। मैं तुमको इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ। तुम ब्रेक डांस दो जगह से देखा होगा, एक ब्रेक डांस में बैठकर, और नहीं तो जब तुम टिकट की लाइन में लगे हो, बाहर खड़े हो वहां से। जब तुम ब्रेक डांस में बैठे हुए हो और झूल रहे हो, और वो एकदम साइड में जाता है, एकदम एंड में टिकट की लाइन तक, और फिर वापस इधर चले जाता है, और वो पोटा जो कोपरे पे खड़े रहते हो उधर ब्रेक डांस में गोल 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 गोल। तो प्लीज इमेजिन करो कि तुम ब्रेक डांस में बैठे हुए हो, और तुमको क्या लग रहा है उसके बारे में, कि ये बाहर फेंका जाएगा कि अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, वो भैया वो दीदी जो भी वहां पे खड़ा रहता है। इमेजिन करो, कोशिश करो। क्या लगता है, बाहर की तरफ फेंका जाएगा कि अंदर की तरफ आएगा? कुछ नहीं लगता तुमको? यार कुछ तो लगता होगा। सोचा क्या तुमने? ब्रेक डांस में बैठेगे तुम? क्या लगता है तुमको, वो गिरेगा गिरेगा ऐसा लगता है ना उसके बारे में? कि जब वो ब्रेक डाउन से एकदम नीचे गोल गोल कर्व रहता है, ऐसा स्लांट रहता है ना, वो जब जा रहा साइड में, गिरता गिरता क्या गिरता क्या, ऐसा लगता है ना उसके बारे में? अगर सोचो तो, वैसे तुम खुद के बारे में सोच रहे रहते तब, लेकिन सोच के देखो उसके बारे में एक मिनट के लिए, ऐसा लगेगा ना वो बाहर गिरेगा। और अब टिकट के लाइन में जाओ, उधर जमीन पे खड़े हो तुम, वहां से देखो उसको। तो वहां से जैसे जैसे ब्रेक डांस गोल गोल घूम रहा है, वो अपने बॉडी का ओरिएंटेशन भी कभी वो तुम्हारी तरफ देखता है या तुमसे कभी अभी देखता है, ऐसे चेंज करते रहता है ना, और चलते भी रहता है वो उस पे। तब इमेजिन करो झुक रहा होता है वो थोड़ा अंदर, तो क्या लगता है? अंदर की तरफ कोई खींच रहा है उसको, ऐसे ही लगता है ना? ऐसे लगता है ना? ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तुम कहाँ से देख रहे हो? तुम डिस्क पे बैठ के देख रहे हो, तो तुमको लगेगा कि एक जुप 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 बाहर की तरफ जाएंगी चीजें। मान लो स्क्विड गेम है, स्क्विड गेम। स्क्विड गेम देखा है ना तुम सबने? थोड़ा सा मार डालते हैं लोगों को। कौन ऐसा है जिसने बिल्कुल आइडिया नहीं स्क्विड गेम का, जिसको जरा भी आइडिया नहीं है? आइडिया है ना सबको। मार डालते हैं प्लेयर्स को आइलैंड पे ले जाके। ठीक है, तो मैं एक स्क्विड गेम डिजाइन करता हूँ। मैं एकदम जो है, अ, सीढ़ी से चढ़ा के, सीढ़ी से चढ़ा के एक बड़े से डिस्क पे, पतली सी डिस्क पे तुमको लेके गया। ठीक है, और सारे प्लेयर्स को बोला कि सो जाओ। ठीक है, सारे प्लेयर्स सो गए। फिर सारे प्लेयर्स सोने के बाद उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब ये डिस्क गोल गोल घूमना चालू करेगी, और आप में से जो सटक के नीचे गिर गए वो मर गए, क्योंकि आप हो 200 मीटर ऊपर। ठीक है, समझ रहा है गेम डिजाइन क्या है? तो जैसे ही डिस्क घूमना चालू होगी, सबकी फटेंगी। सब, अब तुमको क्या लग रहा है? अब तुम बैठे हो मान लो यहाँ पे मस्त कुर्सी लेके बीच में। तुम, वो मेन आदमी कौन रहता है? क्या नाम रहता है उसका? कृष्ण नाम रहता है, कृष्ण क्या नाम रहता है उसका? कुछ तो रहता है, चलो ठीक है। तो फेस मास्क लगा के रहता है ना हमेशा, काला काला। तो जो भी, तो वो बीच में बैठा है मान लो, या कोई व्यक्ति बीच में बैठा है कुर्सी पे फिक्स पकड़ के तो बैठा है कम से कम। ठीक है। अब और बाकी लोगों का क्या हो रहा होगा? एकदम स्मूथ है डिस्क। तो सटक रहे होंगे, सटक रहे होंगे, सटक रहे होंगे, है ना? एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, अगला वाला फर्शी पे हाथ रख रहे होंगे तो सटक रहे होंगे, ऐसे घिस रहे होंगे हाथ। समझ रहे क्या तुमको? ठीक है। अब तुम बीच में वहां पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, सबको देख रहे हो, तो तुमको क्या लग रहा है, क्या इन बाकी सारे डिस्क पे फैले वाले लोगों को कोई बाहर की तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? खींच रहा है ऐसा लग रहा है तुमको, क्योंकि तुम वहां पर हो। ठीक है, तुम वहां पर हो। अब मान लो तुम वो अमीर लोग हो जो पैसे देके गेम देखने के लिए आते हो, यहाँ बैठे हुए कांच में, यहाँ से अपनी वो टेलीस्कोप बिलीस्कोप लगा के देख रहे हो इन लोगों को। ठीक है, यहाँ से तुमको दिख रहा होगा कि वो नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तुमको दिख रहा होगा। अब प्लीज तुम अब वहां मत जाओ, और उससे बाहर निकलो। तुम अमीर लोग हो, टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम थोड़ी मरने वाले हो। इनमें आओ थोड़ा, और देखो अभी उनको। ठीक है, उस डिस्क को देखो, लोगों को देखो, तो तुमको बस एक ये चीज नहीं दिख रही होगी कि वो बाहर जा रहा है, तुमको ये भी दिख रहा होगा कि वो ऐसा इधर भी जा रहा है, डिस्क घूमने के साथ में वो ऐसे भी जा रहा है। तो तुमको वो गिरने वाला ऐसा दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसा कुछ तो अलग सा दिख रहा होगा।
एक चीज ये हो रही है क्या नोटिस? ठीक है। तो बाहर से आने के बाद में, बाहर से देखने के बाद में कोई इनको बाहर खींच रहा है, ये वाली फीलिंग खत्म हो जाती है। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम कहाँ से देखते हो? तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो कि ट्रेन के बाहर बैठे हो? तुम सर्कुलर डिस्क पे बैठे हो या तुम डिस्क से बाहर बैठे हो, उस पर डिपेंड करता है वो। उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम जब डिस्क पे हो तब लगता है कि कोई बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, एक सूडो फोर्स जैसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है। ऐसे कुछ रहता है नहीं, लेकिन देखो इधर एक ये दे करके रखा है, एक सेकंड लाइन दे करके रखी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये गलत छाप दिया एक तो बड़ी ने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट ओनली अराइजेस ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम। उस पे बैठने के बाद में लगता है कुछ तो हो रहा है। ठीक। अब ये एक्सरसाइज है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एकदम। करो भैया। ये तुमको दे दूं मैं बाद में करने को? क्या करूं मैं इसका? थोड़ी देर से देता मैं तुमको। अरे यार फिर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ना। लो लो तुम करो फिर। दिख रहा है? रुको। बताओ। एक्सेलरेशन -4 है, रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन क्या रहता है? एक्सेलरेशन का माइनस। सिंपल फंडामेंटल ध्यान रखने का। तो एक्सेलरेशन खुद -4 है, उसका माइनस, रिटार्डेशन हो गया 4। डन। If the time displacement graph of particle is parallel to time axis, the velocity of particle is क्या? डिस्प्लेसमेंट टाइम से कैसे निकालते वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते? स्लोप से। वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप निकालते ना अपन। मान लो ये वाला पॉइंट है, इसके कुछ तो कोऑर्डिनेट मान लो, एक्स कोऑर्डिनेट इसका 2 मान लो, वाई कोऑर्डिनेट इसका यहाँ पे 3 मान लो, 2,3। फिर थोड़ा आगे जाओ एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट मान लो 6 मान लो, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 3 रहेगा। अब y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 0। ठीक है। और ऐसे भी अगर स्लोप की फीलिंग आती है, tan थीटा tan 0 0, वेलोसिटी इज डी ऑप्शन 0। किसने बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? बोला किसने? नन ऑफ द अबव। उन्होंने मेंशन करना चाहिए ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी तो है। ठीक है, पर ऐसे महंगे, अब देखो ये IIB RCC जैसी लेवल की गाइछाप एग्जाम रही, तो उसमें ए ऑप्शन टिक करना। यानी अगर ऐसे नारायण सीओ का जयपुर का इंटरव्यू हो रहा है, ये क्वेश्चन उसमें डाला, फिर नन ऑफ द अबव टिक मार देना। ठीक है, क्योंकि बोला नहीं ना। ऐसे किसने बोला सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट चल रहा तो लाइक स्पीड कांस्टेंट ही रहेंगी? यार किसने बोला? वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है जिसकी कंडीशन ये है कि स्पीड कांस्टेंट है। अपन ने जस्ट अभी पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी तो होता है, ऑब्जेक्ट हलू हलू चले, फास्ट फास्ट चले, रुक जाए थोड़ी देर, फिर हलू हलू चले, फास्ट फास्ट चले, कुछ कैसे भी चले। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्या इसका स्लोप एक जैसा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलता है हमको? एक्सेलरेशन। उसकी चर्चे हो रहे नीचे, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। क्या? बोलो बोलो। यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म है, स्लोप कैसा है स्लोप? कि पहाड़ उतरते उतरते अचानक से धड़ 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 धड़, कि पहाड़ एक जैसा है उतरते टाइम? एक जैसा है ना, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। खत्म।
यूनिफॉर्म रिटार्डेशन रहता तो और अच्छा ऑप्शन रहता था वो, लेकिन वो क्लैश थोड़ी करेगी। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है। इनिशियल वेलोसिटी ओ ए एंड इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, हाउ डी है फिर डी। इन द फिगर गिवन बिलो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? स्लोप से। तो कहाँ पर उसका स्लोप जीरो है? वो समझता है टेंजेंट मारा तो, सीखा है नहीं तुमने, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है। अभी ए को अप्रोच करने से पहले देखो गुलाबी वेलोसिटी कितनी ज्यादा थी, थोड़ा और आ गया है, अब कम हो रही है गुलाबी। पहले बहुत ज्यादा थी, इवेंचुअली उसको ए पे आते आते जीरो होना है ना, क्योंकि ए पे वेलोसिटी जीरो है तो उसको भी तो जीरो होना ही है। और फिर ए से जैसे ही आगे गए, आगे गए, आगे गए, तो वेलोसिटी वापस बढ़ने लग गई थी, लेकिन इन निगेटिव वे, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ने लग गई थी। तो कम कम किधर हो रही थी, कम कम ओ से ए में, डिक्रीजेस बिटवीन पॉइंट ओ ए, इंक्रीजेस बिटवीन पॉइंट ए, यार बरोबर है ना? इस जीरो थ्रू आउट, ये तो गलत है। ये तो दोनों, नहीं, वो ए से बी में निगेटिव में इंक्रीज हो रही है, तो और डिक्रीज ही हो रही है, और डिक्रीज ही हो रही है, और ए से बी में जीरो, ओ से ए में डिक्रीज ही हो रही है। डिक्रीजेस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, इंक्रीजेस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। कस माने चाहता, अब निगेटिव में जो चेंज हो रहा है उसको क्या बनने का अपन। मैं तो उसको इंक्रीज बोलता था। तुम यहाँ पे टेंजेंट देखो, ये वाला एक टेंजेंट, इसका एक स्लोप है, और फिर इस वाले टेंजेंट का स्लोप देखो। मैंने दो पहाड़ निकाले, पहाड़ नंबर वन, पहाड़ नंबर टू। कौन से पहाड़ को उतरते टाइम तुम्हारी फटेंगी? पहाड़ नंबर टू। बहुत डर लग रहा होगा उतरते टाइम, एकदम ऐसी उबे उबी सीधे सीधे, ठीक है, एकदम डायरेक्ट दिख रहा। ये एक सीढ़ी पाए रखना बोलोगे, डायरेक्ट नीचे जाएंगे फिर, ठीक है। तो उसमें वेलोसिटी एक्चुअली बढ़ रही है, निगेटिव। अरे यार क्यों फोन करते लोग, रुको रे भाई। देखो ये क्वेश्चन में एक बार फाइनल इसको खत्म कर रहा मैं। ये ए पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट निकालो बच्चों, तो सबको समझ जाता है कि स्लोप क्या है इधर, ए पॉइंट पे जीरो है, वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है। यानी अगर तुम एकदम शुरू शुरू के पॉइंट्स में निकालो, ग्रीन कलर का एक टेंजेंट निकाल दो एकदम शुरू शुरू के पॉइंट्स में, तो दिख रहा ना बहुत सारी वेलोसिटी है। तो बहुत सारी वेलोसिटी से धीरे धीरे तुम रेड पॉइंट पे आ गए, है ना, धीरे धीरे नीला नीला रास्ता चलते 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 तुम रेड पॉइंट पे आ गए। तो तुम्हारी बहुत सारी वेलोसिटी से डायरेक्ट जीरो वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज हुई, डिक्रीज फ्रॉम ओ टू ए। पॉइंट ओ से ए तक आते आते वेलोसिटी डिक्रीज हुई ना। अब सोचो, अब जीरो वेलोसिटी है तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारा, जस्ट उसके बाद तुम्हारा नन्ना सा स्लोप आया, और ज्यादा स्लोप आया, भयंकर सा स्लोप आया। वो सीधी लाइन तो डायरेक्ट इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी है ना। और वो बीच में की जो टेढ़ी दो दो महंगे लाइनें निकाली है मैंने, मान लो गुलाबी कलर की और गुलाबी कलर की, इनका स्लोप तो है, लेकिन इनका स्लोप नेगेटिव है, इसका छोटा सा नेगेटिव है, इसका बड़ा सा नेगेटिव है। और तो इन्फिनिटी भी माइनस की इन्फिनिटी है ये, उधर वाले दिशा में। तो इन निगेटिव में बढ़ते जा रहा है ना, निगेटिव में। तो अगर कोई -2 था, फिर वो -10 हो गया, फिर वो माइनस का 100 हो गया, तो हमको उसकी तारीफ करनी चाहिए या गालियां भरनी चाहिए? ये अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीजेस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो ए से बी आते आते कि इंक्रीज हो रहा है क्या, -2 से -100, बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन -2 से -100 अगर एकदम इज्जत से देखे, फिर साइंस से देखना चाहिए, तो फिर डिक्रीज बोलेंगे ना। कि आपका बच्चा शाबाश, आपको पिछले साल जेई मेंस में -2 आए थे, इस साल आपके बच्चे ने ड्रॉप लिया, एलन कोटा का, इस साल वो -100 लेके आया है। समझ रहे हैं? डिक्रीजेस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये बात समझ रही है कि तुमको? माइक चेक, माइक चेक। तो एक तो ए और सी, नहीं तो ए और बी, ये ऑप्शन होंगे, दो ऑप्शन है इसके। बांगा क्वेश्चन है साला। ये कर लो। संजू बंजू नाश्ता क्या लगा? नहीं, चाय पी रहा। Una putaria.
खत्म। A car traveling at 20 kmph speeds up to 60 kmph, तो फर्क आ गया 40 kmph। उसको मीटर पर सेकंड में कर दो, 5/18। ये सब हो रहा 6 सेकंड में। 6 भी यहाँ पे आके बैठा। कटने को तो खाली 20 और 3 इंच कट रहा। 25 100 नीचे। 18 3 54। 54 का डबल 100 से थोड़ा बड़ा होता। तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग जाना चाहिए, क्योंकि 2 के नजदीक है। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे कह रिया। कोई कोई बच्चे कितने डेंजर रहते, कह रिया बोल के मीटर स्क्वायर मारते थे। क्रेजी बच्चे रहते। क्या रहेगा आंसर? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हमको? डिस्टेंस। किसमें मेजर करते हैं? मीटर। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ। डिफरेंशिएट करो। करो ना। इज इक्वल टू के टी स्क्वायर मान लो। करो डिफरेंशिएट। ये क्या डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। डीएस बाई डी टी क्या रहता है? कितना है? 2 के टी कितना है? इसको वेलोसिटी बोलते हैं ना। वेलोसिटी है ना तुम्हारी 2 के टी। करो इसको डिफरेंशिएट। कितना होगा? सिर्फ 2 के। 2 और के कांस्टेंट है ना। समझ रहे हैं? प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने के कांस्टेंट लिया था ना। तो एक्सेलरेशन क्या रहा? 2 के। के कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ रहा? नक्की। लिखने का है कि क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन समझा के लिखो। लिखो, नोट्स में रहने दो। वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी है इसकी? यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग विद टाइम। 2 के टी लीनियर फंक्शन है, 2 के इंटू टी की पावर 1। बाहर के लोगों की मेरे को एक ही बात समझ नहीं आती। अब वो भाई ने अभी जिसका फोन आया था, उसने देखा कि वीवीएम का मैंने एक बच्चे का स्टेटस डाल के रखा है। तो फिर वो बच्चा अपने कैंप में था, वीवीएम के, इसलिए मैंने डाला। तो वो यही बोलते कि हमारे इधर के पेरेंट्स बताते नहीं, खुद भी उसके दूसरों के बारे में बताती नहीं। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, ये मेरे को समझ नहीं आता। अपने इधर के पेरेंट्स इस बात में चिल रहे थे, उनको कुछ मालूम ही नहीं रहता बताने को। बाहर एक तो ऐसे पेरेंट्स है, उस 7th में अभी उनका बच्चा है। यानी उनको 8वीं 9वीं 10वीं के इंडिया के सबसे होशियार बच्चों की उनके पास यादें पड़े वाली है। 11वीं 12वीं के सब होशियार बच्चों की, 7वीं के जितने उसके उसके बच्चे के जितने भी कंपटीशन में रहेंगे, उनकी पूरी यादें पड़े वाली 2 साल पहले। 6ठी 5वीं की पूरी यादें पड़े वाली है। वो तो मेरे को लगता है एकदम ऐसे उसके बच्चे को रैंक वन लाने के लिए हिट लिस्ट पे बंदूक लेके निकलेंगे वो। 2 4 टक्का देंगे अगर ज्यादा कंपटीशन है तो। इतने इतने पागल रहते ना भैया। पागल बोलो या ऐसे, यही शायद पागल लोग ही ऐसे रैंक वैंक लाते। सारे के सारे ऐसे ही रहते ऊपर के लेवल पे। बहुत क्रेजी।
ये हो गया क्या? ये करो। एक क्रेजी बच्चे की बात सुनो तुमको मैं। 2014 में ये बच्चा नीट क्लियर करके गोरखपुर के एमबीबीएस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लग गया। तब से लेके अभी तक ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम फेल होते आ रहा है। और मेडिकल में ऐसा रूल रहता है कि जब तक बच्चा पास नहीं होता तब तक वो स्टूडेंट ही है कॉलेज का, उसको निकालते नहीं। तो अभी 11 साल हो गए उसको, उधर ही रहता है हॉस्टल में। इसको हॉस्टल में सफरी इसको पसंद आ गया कॉलेज, इसलिए पास ही नहीं हो रहा। जिंदगी उधर ही बीता नहीं इसको। तब पहचान के हो गए होंगे इसको, मुन्ना भाई बीबी जैसा। 11 साल हो गए, 11 साल। फर्स्ट ईयर पास नहीं हो अभी तक। A sprinter is running along the circumference of a big sports stadium with constant speed. Which of the following do you think is changing in this case? Direction. बाकी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि आ, वो v स्क्वायर बाय आर मैग्नीट्यूड है उसका। v मतलब ही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिलहाल के लिए। तो मतलब स्पीड स्पीड कांस्टेंट है। और जितने रेडियस में सर्कुलर ट्रैक में वो भाग रहा है, सरकमफरेंस सर्कुलर दिया नहीं है लेकिन चलो मान लो सर्कुलर है। तो यही सेम है, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्प्रिंटर पर सेकंड। स्पीड सेम है तो वो सेम ही है ना, वही तो उसकी स्पीड है। डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड इन यूनिट टाइम। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv² बाय आर। भागते भागते उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा, और v² बाय आर फर्स्ट ऑप्शन में देखा अपन ने सेम है। स्पीडोमीटर क्या बताता है? उस इंस्टेंट पे की स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, वो काटा ही वो जो ऊपर नीचे होते रहता है। विच ऑफ द ग्राफ्स रिप्रेजेंट मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड? स्पीड एक जैसी रहनी चाहिए। ए भी है सी भी है, इसमें ए में स्पीड कितनी है? 0, मस्त बैठा है यूनिफॉर्म स्पीड। 80, उसमें कोणते भी टाइम पे देख लो स्पीड उतनी चाहिए, कोणते भी टाइम पे देख लो स्पीड उतनी चाहिए। तो अगर एक ही बताना रहे तो तब भी तुम्हारा दिमाग इतना तो कॉमन सेंस है ना कि क्या बताना है तुमको, सी वाला बताना है। ठीक है, नॉन जीरो स्पीड पूछी जाती है, वो वाला बताना है। और यही अगर एनईसीजेएस में आ जाता था मल्टी चॉइस करेक्ट में, सीएचएसएस में आ जाता था तो ए एन सी दोनों टिका मारते तुम। ये डिस्टेंस टाइम, इसमें तो स्लो पिच अलग अलग है। इधर स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, और इधर इधर भी स्पीड इज चेंजिंग। ठीक है, डन। 11वां हो गया, 12वां। ब्ला ब्ला ब्ला। ये 12 13 14 करो गाड़ी तू। 12 का आंसर गर्ल्स में से बताओ, क्या लगता? जोर से बोलो, पक्का? एक बॉडी जिसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी है? नहीं। क्यों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन बदलती रह सकती है। मस्ट भी एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन होना ही चाहिए? नहीं।
क्यों? हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई? कांस्टेंट। और क्वेश्चन में दिए ही रखा है कि उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो जब किसी की स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेट कैसे कर सकता है? उसके वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। वेलोसिटी दो चीजों से बनती है, स्पीड से और उसकी डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ स्पीड से। दो जनों से वेलोसिटी बनती है। तुम अगर उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पे चला रहे हो, जो कि वन ऑफ द केसेस है, तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो गई और उसकी स्पीड दे रखी है कि कांस्टेंट है, तो मस्ट बी एक्सेलरेटिंग, होना ही चाहिए एक्सेलरेशन। ऐसा तो नहीं है, ये कट हो गया। माइट बी एक्सेलरेटिंग, हाँ। कैनॉट बी एक्सेलरेटिंग, होगा नहीं, ये वाला भी रिजेक्ट। एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज रिजेक्टेड है, ये वाली चलती है। ठीक है। यूसीएम ही है अगेन इसका एग्जांपल। स्पीड इज कांस्टेंट और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो माइट बी एक्सेलरेटिंग। कैन नॉट बी एक्सेलरेटिंग, हो ही नहीं सकता। यूसीएम हो रहा ना एक्सेलरेशन। अ प्लेयर completes circular path of radius r in 40 सेकेंड। तो सरकमफरेंस कितना चला हो? 2 पाई आर, कितने देर में? 40 सेकेंड। एट एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनिट म्हणजे 60 आणि 60, 120, 120 आणि 20, 140। तो ये देखो, अगर एक प्लेयर 40 सेकेंड में भाग के वही जगह पे आ जाता है, 40 आणि 40 80, 80 आणि 40 120, 120 आणि 20 140 होना है ना अपने को। 140 सेकेंड पे देखना है ना कि प्लेयर किधर है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई का? 2 आर। रेडियस, डायमीटर जितना, हिरवा हिरवा, सबको समझ आता है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? एनर्जी। हे देवा, बहुत सोपे सोपे कडे। थांबो गाड्या, आपण ना थोड़ा कुछ दूसरा बीसरा बोलते, बहुत बोर हो रहा है मेरे को। इतना हार्ड बोलता है, चल तुमको एक ही क्वेश्चन आएगा। अरे माँ का, रिकॉर्डिंग इतने दिन बंद है देखा? अभी बंद करी देखे? अरे हाँ ठीक है, ठीक। चिल चिल।